आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है? वास्तव में यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा दोनों प्रकार की ऊर्जाओं के पारस्परिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं और वास्तव में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करके रासायनिक अभिक्रियाएं कराई जाती हैं या रासायनिक अभिक्रियाओं के होने के कारण जो ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है उसका प्रयोग करते हैं। तो वास्तव में यह बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए शाखा है। हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत महत्व है। अनेक धातुओं का निष्कर्षण या धातु कर्म करने में विद्युत रसायन का प्रयोग किया जाता है, जैसे सोडियम धातु है या पोटेशियम धातु है। अनेक तत्वों जैसे क्लोरीन गैस का निर्माण भी इसी शाखा पर आधारित है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे यौगिकों का निर्माण हुआ या विभिन्न सेलों, प्राइमरी सेल जैसे शुष्क सेल है, ड्राई सेल है, या सेकेंडरी सेल है जैसे सीसा संचायक सेल या लेड स्टोरेज बैटरी का जो सिद्धांत है वह इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो हमारे जीवन में यह शाखा, रसायन विज्ञान की शाखा, बहुत महत्वपूर्ण है। हम आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत रसायन किसे कहते हैं ये तो हमने जाना। विद्युत रसायन में जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? तो हमारा पहला टॉपिक होगा विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वह निकाय या वह सिस्टम जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दो प्रकार की ऊर्जा, एक तो विद्युत ऊर्जा, दूसरी रासायनिक ऊर्जा। तो वह सिस्टम जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता हो या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता हो, ऐसे सिस्टम को या ऐसे निकाय को हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। डिटेल में जानने के लिए हम जानेंगे यह विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार का होता है। पहला है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। और दूसरा है गैल्वानी सेल, गैल्वेनिक, या उसी को कहते हैं वोल्टी सेल या वोल्टेइक सेल। वोल्टेइक सेल, इसको हिंदी में कहेंगे गैल्वानी सेल, गैल्वानी सेल, या इसी को कहेंगे वोल्टी सेल, वोल्टी सेल। इसका टिपिकल उदाहरण डेनियल सेल है जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। यहाँ पहला टॉपिक होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या विद्युत अपघटनी सेल। वास्तव में इन दोनों की जो प्रकृति है, दोनों प्रकार के सेलों की, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वह सेल होता है जिसके द्वारा हम रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए विद्युत ऊर्जा देते हैं। वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करके रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है उसे हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इसके विपरीत जिसमें रासायनिक ऊर्जा के द्वारा या रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम गैल्वानी सेल या वोल्टी सेल कहते हैं। अनेक भौतिक विज्ञान के अनेक प्रयोग में गैल्वानी सेल या वोल्टी सेल का प्रयोग किया जाता है, जैसे डेनियल सेल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों का जो अंतर है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में
विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, जबकि गैल्वानिक सेल में विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें विद्युत ऊर्जा दी जाती है, इसके द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। ये बेसिक अंतर है। अब हम सबसे पहले विद्युत अपघटनी सेल के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि वह विद्युत रासायनिक सेल जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा का प्रयोग करके रासायनिक अभिक्रिया संपन्न की जाती है, उसे हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। अर्थात इसमें विद्युत अपघटन की क्रिया कराई जाती है। एक उदाहरण से, एक चित्र के माध्यम से इसे मैं समझाना चाहूँगा। मान लीजिए यह एक वोल्टामीटर है। वोल्टामीटर किसे कहते हैं? ऐसा बर्तन जिसके भीतर विद्युत अपघटनी सेल का निर्माण किया जाता है या सेलों का निर्माण किया जाता है, उसे हम वोल्टामीटर कहते हैं। तो एक वोल्टामीटर लेते हैं, उसमें कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य पदार्थ लेते हैं और इसमें दो इलेक्ट्रोड, मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड ऐसे और दूसरा इलेक्ट्रोड इस तरह से लगा दिया गया। दो इलेक्ट्रोड लगा करके और इसको हम एक सेल के द्वारा बाह्य स्रोत से, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, एक रिवाज है, एक कस्टमरी है कि जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है, आपने फर्स्ट ईयर में अपचयन और ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ा है। जिस प्लेट पर, ये जो इलेक्ट्रोड हमने बताया है, जिस प्लेट पर अपचयन की क्रिया होती है उसे कैथोड कहते हैं, और जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसे एनोड कहते हैं। इस प्रकार के सेल में धन प्लेट को एनोड कहते हैं, जबकि ऋण प्लेट को कैथोड कहते हैं। ऋण प्लेट को कैथोड और धन प्लेट को एनोड कहते हैं। धन प्लेट एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया और ऋण प्लेट कैथोड पर अपचयन की क्रिया संपन्न होती है। यह परंपरा है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में यह परंपरा है कि एनोड को हम या धन, यहाँ पर एनोड को बाईं ओर दिखाते हैं और कैथोड को दाहिनी ओर दिखाते हैं। इस चित्र में इस बात का ध्यान देना होगा कि कहीं उल्टा न हो जाए, एनोड दाहिनी ओर दिखा दें और गलत हो जाए। यहाँ ध्यान देना है, एनोड को सदैव बाईं ओर दिखाना है और कैथोड को दाहिनी ओर दिखाना है। एक उदाहरण से इस सेल की क्रियाविधि मैं समझाना चाहूँगा। जैसे यदि इस सेल में हम जिंक क्लोराइड का ZnCl2 का जलीय विलयन ले लें, एक्वस सॉल्यूशन ले लें, तो यहाँ सेल में जो रासायनिक अभिक्रिया होगी, चूंकि यह एक विद्युत अपघट्य है, यह आयनिक यौगिक है, यह अपने आयनों के रूप में Zn++ आयन और Cl- आयन के रूप में यह विभक्त होगा। तो जिंक और क्लोराइड आयनों में विपरीत आवेशित ध्रुवों या इलेक्ट्रोडों की ओर चलने की प्रकृति होती है। इसमें जिंक आयन Zn++ ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा या रखता है, और Zn धातु मुक्त होती है, रिलीज होती है। ये जिंक एक्वस सॉल्यूशन में है और ये सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है। इसी तरह क्लोरीन, ये 2Cl-, ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होगी, इसमें बनेगा Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन। ये एक्वस सॉल्यूशन है और ये गैस है। यहाँ पर क्लोरीन रिलीज हो जाती है, मुक्त हो जाती है। तो जब जिंक क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराया जाता है तो विलयन में जिंक आयनों का अपचयन होता है और यह क्रिया कैथोड पर होती है। अर्थात ये जिंक आयन कैथोड की ओर चलते हैं, इस तरह से कैथोड की ओर पहुंचकर कैथोड पर मुक्त होंगे या डिपॉजिट होंगे। इसी प्रकार ये क्लोराइड आयन विपरीत ध्रुव धन प्लेट की ओर, ये एनोड की ओर चलेंगे और यहाँ पर क्लोरीन गैस, ये Cl2 गैस मुक्त होगी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जिंक आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अर्थात जिंक आयनों का अपचयन होता है, और अपचयन की क्रिया कहाँ हो रही है?
कैथोड प्लेट पर हो रही है। कैथोड प्लेट की परिभाषा ही है, या कैथोड प्लेट हम उसे कहते हैं जहां पर अपचयन की क्रिया होती है, और एनोड प्लेट पर सदैव ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। यहाँ पर क्लोराइड आयनों का ऑक्सीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके, और क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है। तो जिंक क्लोराइड का उदाहरण ले करके हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की क्रियाविधि समझाना चाहते थे। तो यहाँ आपने देखा कि धन प्लेट एनोड पर ऑक्सीकरण और ऋण प्लेट कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। जो दूसरे प्रकार का सेल आपको वोल्टेज सेल या गैल्वानी सेल बताया जाएगा, उसमें आप देखेंगे कि इसका उल्टा होता है। वहाँ ऋण प्लेट पर, जैसे यहाँ पर धन प्लेट एनोड की भांति कार्य कर रहा था, वहाँ ऋण प्लेट एनोड की भांति कार्य करता है, और उसमें धन प्लेट कैथोड की भांति कार्य करता है। प्लेटों की प्रकृति बदल जाती है। इस अंतर को समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको विशेष जोर देके अपनी बात बता रहा हूँ। दूसरे प्रकार का सेल, ये तो पहला था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरे प्रकार का सेल है गैल्वानी सेल या वोल्टेज सेल। नंबर 2 है गैल्वानी सेल या वोल्टेज सेल। गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। गैल्वानी सेल के बारे में आपको पहले ही बताया गया कि वह सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात वैद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। अर्थात इस प्रकार के सेल से, जो ये लिखा गया है, इस प्रकार के सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जिसका अनेक क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। अब हम गैल्वानी सेल को समझने के पहले कुछ बेसिक चीजें समझेंगे, तभी इस बात को समझ पाएंगे। आपको कुछ इस टॉपिक से हटकर कुछ बातें मैं बता रहा हूँ, जिससे कि मैं गैल्वानी सेल को आपको समझा सकूं। तो यहाँ से ध्यान हटाकर पहले कुछ अन्य बातें समझिए। एक शब्द है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव के बारे में आपने पढ़ा है इसके पहले। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं? जब किसी धातु को उसी धातु के किसी भी लवण के जलीय विलयन में डुबोते हैं, जैसे मान लीजिए जिंक धातु है Zn, और इसे हम जिंक धातु की प्लेट है, ऐसे इस धातु की प्लेट को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दिया गया। ये विलयन है ZnSO4। जब किसी धातु को उसी धातु के किसी भी लवण के जलीय विलयन में डुबोते हैं, तो प्लेट और विलयन दोनों के मध्य एक प्रकार का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। वास्तव में यह प्लेट या तो धनावेशित हो जाती है या ऋणावेशित हो जाती है। अब यह देखा गया कि जब किसी धातु की प्लेट को उसी धातु के किसी भी लवण के जलीय विलयन में डुबोते हैं, तो वहां पर दो क्रियाएं होती हैं। दूसरे चित्र के माध्यम से समझिए। जैसे मान लीजिए यह एक प्लेट है, धातु की प्लेट, इसको मेटल प्लेट लिख रहा हूं, यम से दिखा रहा हूं, यम, और ये जो है यम N+, अर्थात इसमें से N इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। धातु आयन है, धातु की प्लेट को धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोया गया। तो यहाँ पर दो तरह की प्रकृति होती है। जब हम धातु की प्लेट को धातु के जलीय विलयन में, धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोते हैं, तो दो बातें होती हैं। पहली बात तो ये होती है कि धातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर और विलयन में आयन के रूप में Mn+ के रूप में जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पर त्याग देंगे, N इलेक्ट्रॉन, और Mn+ के रूप में विलयन में आने की प्रवृत्ति रखते हैं। संक्षेप में, धातु के परमाणु धातु आयन के रूप में विलयन में आने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसके अलावा
एक और क्रिया होती है, दूसरी क्रिया, जिसमें धातु के आयन Mn+ ये धातु की प्लेट पर जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातु की प्लेट से धातु आयनों के विलयन में आने की प्रवृत्ति को विद्युत अपघटनी विलयन दाब, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर कहते हैं। यहाँ एक शब्द है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर। ये पहला, धातु के परमाणु में जो ये प्रवृत्ति है आयन के रूप में आने की, इस प्रवृत्ति को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर या विद्युत अपघटनी विलयन दाब कहते हैं। और दूसरी जो प्रवृत्ति है, ये आयन जब प्लेट पर पहुंचते हैं और वहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो ये जो दूसरी प्रवृत्ति है इसको परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। परासरण दाब, या इसी को दूसरा शब्द दिया गया ऑस्मोटिक प्रेशर। किसी भी धातु में ये दोनों प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयनों के रूप में जाने की प्रवृत्ति और आयनों के प्लेट पर पहुंचकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। चूंकि दोनों प्रवृत्ति होती है, अब यह धातु के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी प्रवृत्ति अधिक है। जैसे यह देखा गया, यदि हम जिंक की प्लेट को जिंक सल्फेट में डुबोते हैं तो इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर अधिक होता है, जबकि परासरण दाब या ये ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है। इसलिए इस प्लेट में आयन के रूप में विलयन में आने की प्रवृत्ति होती है Zn++, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की मात्रा बढ़ जाती है, प्लेट पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, ये प्लेट ऋणावेशित हो जाती है। इसके अगेंस्ट ये जो विलयन है, ये पूरा विलयन धनावेशित हो जाता है। विलयन धनावेशित और प्लेट ऋणावेशित, इस प्रकार विलयन और प्लेट के मध्य एक प्रकार का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसके विपरीत यदि हम यहाँ पर जिंक की छड़ न लेकर के कापर की प्लेट ले लें, मान लीजिए दूसरा एक प्रयोग हो जिसमें कापर की प्लेट को इस तरह से कापर सल्फेट के विलयन में डुबो दें। यहाँ बाहर कापर का सल्फेट है और ये कापर की प्लेट है Cu। इसमें इस प्रकार के धातु में परासरण दाब अधिक होता है। जो दूसरी क्रिया होती है यह इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर से ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, तो इसके परिणाम स्वरूप इसमें विलयन से प्लेट पर आयनों के पहुंचने की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिसके कारण यह प्लेट धनावेशित हो जाता है। और जब ये प्लेट धनावेशित होगा तो इसके विरुद्ध यह विलयन ऋणावेशित हो जाता है। यहाँ पर भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न हो जाता है। तो प्रश्न है, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? जब किसी धातु को, जैसे जिंक धातु, कापर धातु को उसी धातु के लवण के, किसी भी लवण के जलीय विलयन में डुबोते हैं तो प्लेट और विलयन दोनों में ध्यान दीजिएगा के मध्य एक प्रकार का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यदि यह इलेक्ट्रोड विभव कुछ विशेष परिस्थिति में नापा गया हो, जैसे तापमान इस बर्तन का 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा गया हो और ये जो विलयन है इसकी सांद्रता 1 m हो, 1 मोलर हो, अर्थात 1 मोल प्रति लीटर ये जिंक सल्फेट या 1 मोल प्रति लीटर कापर सल्फेट हो, तो इस विशेष परिस्थिति में जो ये प्लेट और विलयन के मध्य विभवांतर होता है उसे हम केवल इलेक्ट्रोड विभव नहीं कहते, बल्कि कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। विशेष परिस्थिति 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 1 मोलर विलयन पर जब धातु की प्लेट और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न होगा तो ऐसे विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इस बात को समझने के पश्चात आप गैल्वानी सेल के बारे में समझ सकते हैं।
अब यदि हम भिन्न भिन्न प्रकृति की दो धातुओं को एक दूसरे से जोड़कर कोई सेल बनाएं तो हम गैल्वानी सेल या वोल्टीय सेल बना सकते हैं। दो भिन्न भिन्न धातुएं, जैसे इसका उदाहरण है डेनियल सेल। डेनियल सेल में अभी जो मैं बता रहा था जिंक और कॉपर की प्लेटें, तो एक वोल्टामीटर लेते हैं जिसमें जिंक की प्लेट इस तरह से, मान लीजिए चित्र को इस तरह से बना दें, ये जिंक की प्लेट है और इसको तार के द्वारा जोड़ा गया, और दूसरा वोल्टामीटर है जिसमें कॉपर की प्लेट है ऐसे, इसको भी तार के द्वारा यहाँ पर जोड़ा गया। दोनों को अगर हम डुबो दें, कहाँ पर डुबो देंगे, यहाँ पर, क्योंकि जिंक की प्लेट है जेडियन, तो जेडियन SO4 का विलयन लेंगे, और यदि ये कॉपर की प्लेट है तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे। इसके पहले हमने आपको बताया था कि धन प्लेट को बाईं ओर लिखा गया था, ऋण प्लेट को दाहिनी ओर लिखा गया था। वहाँ पर धन प्लेट पर ये अपचयन की क्रिया हो रही थी, वहाँ पर एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया हमने बताया था, और एनोड धन प्लेट था। कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है, कैथोड ऋण प्लेट था। यहाँ आप देखेंगे जिंक ऋण प्लेट है, और चूंकि ऋण प्लेट को ये रिवाज है, कस्टमरी है कि बाईं ओर दिखाया जाता है, और धन प्लेट को बाईं ओर दाहिनी ओर दिखाया जाता है, तो यहाँ जिंक की प्लेट बाईं ओर चित्र में और कॉपर की प्लेट को दाहिनी ओर दिखाया जाएगा। जिंक प्लेट को जब डुबाया जाएगा तो यह ऋणावेशित होता है, अर्थात इसमें जिंक परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, Zn++ और 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है और इस आयन के विलयन में आने की प्रवृत्ति है। यह प्लेट ऋणावेशित हो जाता है, और यहाँ पर कॉपर आयनों के प्लेट पर पहुंचने की प्रवृत्ति है, यह प्लेट धनावेशित हो जाता है। इस प्रकार धन और ऋण प्लेटों को जब हम जोड़ेंगे और यहाँ पर मान लीजिए एक वोल्टमीटर लगा दें या पोटेंशियोमीटर लगा दें, तो हम इसका वोल्टेज नाप सकते हैं। और यदि हम इसे किसी बल्ब से, जैसे मान लीजिए ये बल्ब है, अगर इस तरह से दिखा दें, ये बल्ब ऐसे, तो यह बल्ब जलेगा, इसका चूंकि दोनों तारों से कनेक्शन किया गया तो ये बल्ब जलना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर चूंकि परिपथ पूरा होगा नहीं, परिपथ पूरा करने के लिए एक साल्ट ब्रिज या लवण ब्रिज, यहाँ पर यू प्रकार का ट्यूब लेकर के और उसके सिरों पर ग्लास वूल यहाँ पर लगा करके और पोटेशियम क्लोराइड का कंसंट्रेट सॉल्यूशन इसमें भर देंगे KCl, और इस व्यवस्था को, जो यू प्रकार की नली है, परिपथ को पूरा करने के लिए आपको बताया जा रहा है, इसको कहेंगे साल्ट ब्रिज, लवण ब्रिज, साल्ट ब्रिज। तो अब ये परिपथ पूरा हुआ। इस परिपथ में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर इलेक्ट्रॉन चलेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा की दिशा मानी जाती है। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा यदि जिंक प्लेट से कॉपर प्लेट की ओर है तो आवेश का प्रवाह कॉपर से जिंक प्लेट की ओर होगा। ये आवेश, ये I अगर हम दिखाएं तो आवेश कॉपर से जिंक प्लेट की ओर दिखाया जा सकता है। आवेश का प्रवाह अर्थात धारा का प्रवाह इस दिशा में होगा। हमने पहले बताया कि रिवाज ये है कि ऋण प्लेट को बाईं ओर और धन प्लेट को दाहिनी ओर चित्र के माध्यम से भी दिखाया जाएगा। और इन प्लेटों पर, चूंकि आपको पहले बताया गया कि ऋण प्लेट पर, अब यहाँ देखिए ध्यान से, ऋण प्लेट पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया जिस प्लेट पर होती है उसे हम एनोड कहते हैं, एनोड, और अपचयन की क्रिया जिस पर होती है उसे कैथोड कहते हैं। कॉपर की प्लेट पर यहाँ पर Cu++ अपचयन की क्रिया 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये Cu, यहाँ पर जेडियन जो है सॉलिड था और ये आयन एक्वस था Aq।
यहाँ पर ये एक्वस था और ये सॉलिड होगा। तो ये दो अभिक्रियाएं हैं, दोनों ये अर्ध सेल हैं। ये कंप्लीट सेल गैल्वानी सेल कहलाएगा या वोल्टेज सेल कहलाएगा, जिसके दो अर्ध सेल हैं, एक एनोड है दूसरा कैथोड है, और दोनों अर्ध सेलों पर एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया, एक कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। ये अभिक्रियाएं वास्तव में अर्ध सेल अभिक्रियाएं हैं। अर्ध सेल अभिक्रिया ये ऑक्सीकरण के रूप में या फिर अपचयन के रूप में दिखाई जा सकती है। अगर हमें पूर्ण सेल अभिक्रिया दिखाना हो तो इस चित्र को देखते हुए यदि हम पूर्ण सेल दिखाएं, पूर्ण सेल अभिक्रिया दिखाएं, तो यहाँ पर चूंकि जगह कम है इसलिए मिटा के समझा रहे हैं। पूर्ण सेल अभिक्रिया को जो यहाँ पर बाईं ओर एनोड दिखाया गया, तो एनोड को हम ऐसे दिखाएंगे, क्योंकि जिंक का चेंज हो रहा है, जिंक का परिवर्तन हो रहा है जिंक धन आयन में, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जिंक सॉलिड है, ऐसे जिंक सॉलिड, ये चेंज हुआ जिंक एक्वस में, ऐसे यहाँ पर एक ऑब्लिक खींचेंगे। ऑब्लिक का अर्थ है एक बाउंड्री है, ये यहाँ पर प्लेट और विलयन के बीच की बाउंड्री को ये ऑब्लिक रेखा या तिरछी रेखा से दिखाया जाता है। फिर एक पैरेलल लाइन खींच करके और अगले प्लेट पर यहाँ पर ये अपचयन की क्रिया हो रही है, Cu++, ये एक्वस सॉल्यूशन है और ये चेंज हो रहा है ऑब्लिक लगा करके बाउंड्री दिखाते हुए, ये चेंज हो रहा है Cu सॉलिड में, ठोस अवस्था में। और ये ऋण प्लेट है तो यहाँ ऋण दिखा देंगे, वहाँ पर प्लस दिखा देंगे। ये जो प्रदर्शन है, ये जो एक्सप्रेशन है, इसे पूर्ण सेल अभिक्रिया कहते हैं। इसमें जो ये पैरेलल लाइन है, ये जो एक समांतर रेखा दिखाई गई, इस खड़ी रेखा, इसका अर्थ है ये साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज क्या होता है हमने पहले बताया। साल्ट ब्रिज का अर्थ है कि यह एक परिपथ को कंप्लीट करने के लिए एक व्यवस्था है, जिसमें यू प्रकार की नली में पोटेशियम क्लोराइड का बहुत ही सांद्र विलयन भरा होता है, संतृप्त विलयन भरा होता है, और इस परिपथ केवल पूरा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसको पैरेलल लाइन से हम इस समीकरण के द्वारा दिखा सकते हैं। तो अभी इसके पहले हमने अर्ध सेल अभिक्रियाएं दिखाया था, अब ये पूर्ण सेल अभिक्रिया है। यह उदाहरण था डेनियल सेल का, जो कि गैल्वानी सेल या वोल्टेज सेल का टिपिकल उदाहरण है। यहाँ आवश्यक नहीं है कि हम जिंक और कॉपर की ही प्लेट लें, भिन्न भिन्न प्रकार की दो धातुएं, जैसे सिल्वर, यहाँ पर आयरन, यहाँ पर सोडियम, वहाँ सोडियम तो बहुत ही सक्रिय तत्व है। मान लीजिए दूसरा कोई तत्व, जैसे यहाँ पर जिंक लिया है, कैडमियम, यहाँ पर अन्य कोई तत्व जैसे गोल्ड। इस तरह से ये विभिन्न धातुओं को का इलेक्ट्रोड बना करके विभिन्न प्रकार के गैल्वानी सेल बनाए जाते हैं। लेकिन टिपिकल उदाहरण के रूप में हमने पहले बताया डेनियल सेल है, जो कि विशेष रूप से जिंक प्लेट और कॉपर प्लेट के द्वारा बना होता है। आज के लिए इतना ही। इसके पश्चात अगले वीडियो में मैं इसी के संबंध में आगे बताऊंगा।